नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। सभी को नमस्कार। आवाज के बारे में एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या आवाज सभी को आ रही है। नवनिंदर कौर, सुखविंदर, हाँ जी आवाज आ रही है। कल आप में से काफी लोग सेशन में नहीं थे, जैसे कि नवनिंदर जी आप नहीं थे कल। ठीक है, तो देखो जो सेशन रह जाता है उसमें देखो एक टीचर का एफर्ट लगता है। जैसे कल हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी, 6:30 बजे सेशन शुरू हुआ। साइंस पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी थी, 6:30 बजे सेशन शुरू हुआ और 9 बजे तक मैंने कंटिन्यूसली आपको पढ़ाया। अब जो लोग नहीं थे तो फिर आप खुद उस चीज को करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि कोई और आपको पढ़ा दे तो आपका एफर्ट कम हो जाता है। तो आज जो बातें हम, अच्छा साइंस, आप कॉमर्स से हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स रही थी या कॉमर्स थी, जिसमें कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स तो आती है, ये वाली बेसिक बातें तो उसमें भी आती हैं। तो एक बार आप मुझे लिख करके भेज दीजिए, यस लिख के भेजिए, या तो इकोनॉमिक्स लिख के भेजिए या बी कॉम लिख के भेजिए। 1 2 3, ठीक है। ओके 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 ओके, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बीकॉम भी थी, इकोनॉमिक्स भी थी, ठीक है। बीकॉम वालों से भी ये क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स वालों से भी आते हैं, सभी से आते हैं। तो आज जो सेशन हम करने जा रहे हैं वो न केवल बीकॉम वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, न के केवल इकोनॉमिक्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी बेसिक इकोनॉमिक्स की नॉलेज तो हर उस आदमी को होनी चाहिए जो कि इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए किसी सेक्टर में जाना चाहता है और कहता है कि मैंने बैंकिंग में जॉब करनी है। और बैंकिंग में जॉब करनी है, माड़ा मोटा नॉलेज तो होनी चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सेशन है, इसको आपके लिए प्लान किया गया है। इस सेशन को अभी हम देखेंगे और मैं इसको इस ढंग से पढ़ाऊंगा कि हर कोई इसको समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि साइंस वालों को ये समझ में नहीं आएगा, सबको सबको समझ में आएगा। बट इतनी सी बात है कि आप इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। ये इसका पीडीएफ आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिया है क्योंकि हिंदी तो मुझे याद है, मैं वैसे बोल दूंगा। तो आप ये बताइए कि कल वाले पीडीएफ जो साइंस वाले थे, क्या वो सबको मिल गए? यस लिख के भेजिए, यस लिख के भेजिए। कल वाले पीडीएफ्स मिल गए। पीडीएफ्स आपको व्हाट्सएप पे भेजे गए थे सर द्वारा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया जाएगा और आपको जैसे कि कल बताया ही गया था कि 9413372310 पर आप व्हाट्सएप करिए, एड मी इंटरव्यू लिख करके, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आ गई थी, लेकिन चलिए वो साइंस वाली थी कल, आज बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयार कर दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा आपका समय ना लेते हुए। लेकिन आप इस सेशन में कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है, तो फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें इतना सारा काम इसमें करना है और वो चीजें करनी है जो हमारे इंटरव्यूज में हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, ये सेशन इस वही वही चीजें इसके अंदर मैंने डाली हैं जो इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती हैं, एक कॉमर्स के स्टूडेंट से या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है, वो हमारे हर कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और न केवल किसी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, न केवल किसी देश के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो इंडिविजुअल लेवल पर हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझना। तो कहानी की जो शुरुआत है, इकोनॉमिक्स को तो हम कर लेंगे, आज की हम कहानी की शुरुआत करते हैं 2021 साल, 2022 साल पहले से। आज से 2022 साल पहले एक 5 मिनट की स्टोरी से फिर हम इसको इकोनॉमिक्स को लेके आते हैं उससे। आज से 2022 साल पहले क्या हुआ था? एक बहुत ही महान विभूति का जन्म हुआ था जिनका नाम था ईसा मसीह। ठीक है, और उनके जो विचार थे, उनकी जो बातें थी, वो एक बुक में लिखी गई जिसको कहते हैं अपने बाइबल कहते हैं। तो बाइबल में ये लिखा कि, क्या लिखा था इसमें से, इकोनॉमिक्स निकालेंगे अभी अपने। तो बाइबल में ये लिखा था कि हम सभी इस संसार के अंदर कहां से आए?
उन्होंने कहा कि सबसे पहले दो लोग थे जिनका नाम था एडम एंड ईव, और ये किसी बगीचे में रहते थे। जो गॉड ने इनको किसी बगीचे में छोड़ा और इनको कहा कि तुम यहाँ आराम से रहो बगीचे के अंदर, लेकिन प्रोहिबिटेड फ्रूट आपको नहीं खाना, इस बगीचे का फल तोड़ करके आपको नहीं खाना है, ठीक है। तो ये बगीचे में आराम से रह रहे थे। एक दिन शैतान ने आकर के इनके दिमाग को भरमा दिया और इनको कहा कि तुम ये फल खा लो, ये फल बहुत अच्छा फल है, इसको खा के देखो। ईश्वर नहीं चाहता कि तुम इस इतने अच्छे फल को खाओ, इसलिए तुम इसको खा लो, इसको तोड़ लो। तो उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने सोचा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये फल बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, इसलिए ही गॉड ने हमें रोका होगा। तो उन्होंने वो फल जो था वो तोड़ करके वो तोड़ करके खा लिया। तो जब वो प्रोहिबिटेड फ्रूट उन्होंने खा लिया, उसके बाद आप सब जानते हैं कि वो उनको नरक में भेज दिया गया और फिर कहा गया कि तुम इस संसार के अंदर आए हो, किस लिए आए हो? कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आए हो। जब किसी आदमी की मृत्यु होती है तो फिर उसको दफना देते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जिसे कयामत का दिन कहा जाएगा। उस दिन सारी कब्रें खुलेंगी और सबका इंसाफ होगा। जो परमात्मा के रास्ते पर चले होंगे उनको स्वर्ग मिल जाएगा और बाकी सबको नष्ट कर दिया जाएगा। इस तरह की बात वहां लिखी गई थी और ये और रिलीजन्स में भी माना जाता है। इसका मतलब वहां उनकी मेन चीज क्या थी? दिमाग का इस्तेमाल करना। तो उसके बाद यूरोप के अंदर ये कहा गया कि इंसान को अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि दिमाग का इस्तेमाल किया जाएगा अपने लॉजिक का अपने लॉजिक का या अपने रीजन का इस्तेमाल करने के कारण ही क्या हुआ? इस्तेमाल करने के कारण ही उनको नरक में जाना पड़ा। मतलब एक तरह से हम सभी यहाँ इसलिए आए हैं कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आए हैं, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। तो दिमाग का इस्तेमाल न करने के कारण ही यूरोप के अंदर आने वाले 1100-1200 सालों तक कोई भी नया विचार नहीं आया। यदि किसी ने ये कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो उसको कहा कि इसको मृत्युदंड दे दिया जाए, क्योंकि ये गलत बात कर रहा है, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। जिस किसी ने भी दिमाग का इस्तेमाल किया उस पर बैन लगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आई और वो समझ आते आते 1400 साल लग गए। यानी इतने साल बीत गए, यूरोप में कोई इन्वेंशन नहीं हुई और 1400 साल बीतने के बाद थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ इन्वेंशंस करना। आप सब जानते हैं कि भारत की खोज हुई, कब हुई थी? है ना, वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में। 1498 में इंडिया की खोज करी वास्को डी गामा ने, और उनको पता चला कि बाहर भी कोई दुनिया है, बाहर भी कोई दुनिया है। नए नए इन्वेंशन शुरू हुए। जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। धीरे धीरे ऐसे इंजन होते, ऐसे आविष्कार, ऐसी खोजें, इन्वेंशंस होती गई और होते 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 एक चीज आई जिसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये जो टाइम था ये पुनर्जागरण का, रेनेसा का काल था। पुनर्जागरण वो टाइम था जिसमें यूरोप के लोगों ने अपने तर्क का इस्तेमाल करना शुरू किया, लॉजिक का, रीजनिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, क्योंकि बड़ी बड़ी अब मशीनें बन चुकी थी। कपड़ा जो कि पहले हाथ से बनता था वो इंजन से बनने लग गया। उन लोगों को अपने नए मार्केट्स की जरूरत पड़ी और मार्केट्स की जरूरत पड़ते ही वो लोग, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी। फिर वो इंडिया में आ गए, इंडिया में कॉटन की खेती होने लगी। तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये असर पड़ा कि कहते हैं कि जो यूके था, यूनाइटेड किंगडम जो था, यानी कि इंग्लैंड की हम मेनली बात करें, तो पूरे विश्व में कहीं भी इंग्लैंड का सूर्य अस्त नहीं होता था। यानी सारे वर्ल्ड में इनकी कॉलोनीज थी, सारे विश्व में इनके उपनिवेश थे और इनका एक उपनिवेश भारत भी था। तो बड़े बड़े उद्योगपति आए, ठीक है, तो उन्होंने अपना अपना बिजनेस सेटअप करना शुरू किया
और उनका ये मानना था कि जो इकोनॉमी है ना, वो हमेशा उसमें हर किसी को काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए। जिसके पास पूंजी है, जिसके पास पूंजी है वो बंदा अपने हिसाब से काम करे, क्योंकि जब किसी आदमी के पास कैपिटल होती है, उससे वो नए नए आइडियाज लेके आता है, क्योंकि नए नए आइडियाज लाने से उसको क्या मिलता है, नए नए आइडियाज के आने से उसको प्रॉफिट मिलता है। और जब किसी आदमी को प्रॉफिट मिलता है तो वो दोबारा इनोवेशन करता है, इससे इकोनॉमी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अब हो ये रहा था कि जो लोग अमीर थे वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे, और जो गरीब थे वो बहुत ज्यादा गरीब होते चले जा रहे थे। इसी दौर के अंदर एक और रिवोल्यूशनरी, एक और थिंकर आए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये जो तुम कैपिटल की बात करते हो कि जिसके पास पूंजी होती है वो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाता है और उससे प्रॉफिट निकलता है, फिर उस प्रॉफिट से सारा काम चलता है। उसने कहा कि ये सारा सिस्टम ही तुम्हारा गलत है, ये तुमने अन्याय का, इनजस्टिस का एक सिस्टम बनाया हुआ है, लोगों को इनजस्टिस करते हो। तो उसने पूछा कि हम क्या इनजस्टिस करते हैं। उसने कहा कि तुम ये इनजस्टिस करते हो कि जब कोई चीज है, मान लीजिए कॉटन की बात करें, कॉटन एक रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, वर्कर, और उसका क्या बना देते हैं, कपड़ा बना देते हैं। तो कॉटन जो होती है वो 100 रुपए की होती है मान लो, लेकिन वो कपड़ा कितने का बन जाता है, 1000 रुपए का बन जाता है। अब क्या होता है, इसके अंदर इसका रेट कितना बढ़ गया चीज का, 100 रुपए की चीज 1000 रुपए की होगी। और इसके ऊपर काम किसने किया था, वर्कर्स ने काम किया था। तो लेकिन अब ये जो 900 रुपए आए हैं, इसमें से इन वर्कर्स को 900 रुपए नहीं मिलेंगे। उसने कहा कि इन वर्कर्स को तो ये मुश्किल से 150 रुपए देगा, और बाकी के जो 750 रुपए है, ये वो जो पूंजीपति है या जो कंपनी का मालिक है वो अपनी जेब में डाल लेगा। उसने कहा कि ये सिस्टम ही गलत है। यानी ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसके अंदर ये खोट है कि जो आदमी अमीर है वो इस वेल्थ से और ज्यादा अमीर होता चला जाता है, और ज्यादा अमीर होता चला जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये गलत है। इसके स्थान पर कैसा सिस्टम होना चाहिए, सोशलिस्ट सिस्टम होना चाहिए। ये जो 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में मजदूर करते हैं, मजदूरों का हक मारा जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने नारा दिया, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। और इन जो ये पूंजीपति हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग हैं, कैपिटलिस्ट क्लास है बड़ी बड़ी, जिनके पास उद्योग धंधे जिनके चल रहे हैं, इनसे निपटने का और कोई उपाय नहीं है। इनसे मिलने का एक ही उपाय है कि तुम क्रांति कर दो, इनको मार दो। उन्होंने ये कहा। और देखो पूरे वर्ल्ड में उनके इस विचार के कारण कितनी कितनी क्रांतियां हो गई। और हम सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में दो तरह की इकोनॉमिक वेव्स चलती हैं। और वो कौन कौन सी इकोनॉमिक वेव्स चलती हैं, एक तो होती है कैपिटलिज्म, एक है सोशलिज्म। कैपिटलिज्म जो है आज की तारीख में इसके कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यूएसए, जिसको हम कहते हैं पूंजीवाद। और सोशलिज्म को हिंदी में कहा जाता है समाजवाद, और इसका नेता कौन है, रूस, रशिया। और ये लड़ाई ये नहीं था कि पहले चल रही थी, ये लड़ाई आज भी चल रही है। आज भी आप देखो यूक्रेन की जो लड़ाई है वो क्या लड़ाई है, किस चीज की लड़ाई है, वो लड़ाई है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की लड़ाई है। वो दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ वो देश हैं जिनमें सोशलिस्ट विचारधारा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा उछलने नहीं दिया जाता, जैसे चाइना, रशिया, ये सारे एक तरफ हैं। दूसरी तरफ वो देश हैं जो फ्री ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, जो कहते हैं कि फ्री ट्रेड के कारण इकोनॉमी डेवलप होती है। तो वो सारी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यूएसए, यूके, जर्मनी। इन सारों में किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है।
ठीक है, तो देखो हम कहाँ से शुरू हुए थे। हम शुरू हुए थे आज से 2000 साल पहले से, और शुरू करते 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 हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर आए, और ऐसे करते कराते अब आपको समझ आ गया है पूरे वर्ल्ड में दो तरह की इकोनॉमीज चलती हैं, एक तो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कहानी की यहीं से, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था से। तो दो तरह की इकोनॉमीज होती हैं बेसिकली, मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हिंदी में कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं प्रोड्यूस करना, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, क्या बनाना है कितना बनाना है, ये सब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में होता है। इसमें जो प्रोडक्शन के सारे डिसीजन होते हैं वो किसके पास होते हैं, प्रोडक्शन के सारे डिसीजंस जो होते हैं वो किसके पास होते हैं, मार्केट इकोनॉमी में। ये जो राइट्स होते हैं ये सारे के सारे, ये एक फ्री इकोनॉमी होती है और ये मार्केट की फोर्सेस के पास इसके राइट होते हैं। इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी तरह से एक अर्थव्यवस्था होती है सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, जिसे हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, केंद्रीयकृत योजना वाली अर्थव्यवस्था, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या उत्पादन करना है क्या नहीं करना है ये सब सरकार डिसाइड करेगी। सरकार कहेगी अरे ये नहीं करना काम, ये काम करने के लिए हमसे लाइसेंस लो पहले तुम, ऐसे नहीं चलेगा। हर काम के ऊपर सरकार का इंटरवेंशन होता है। बड़े बड़े उद्योग धंधे सरकार के होते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारत के संविधान के अंदर उसकी प्रियम्बल में एक वर्ड लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष समाजवादी सोशलिस्ट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, जिसमें कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक समाजवादी इकोनॉमी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी से पूछा गया कि आप कहते हैं कि समाजवादी इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, क्या यहाँ पर बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स का कोई स्थान नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हम जिसका चाहे, हम जिन सेक्टर्स को अपने पास रखना चाहेंगे हम उनको अपने पास रखेंगे, और जिन सेक्टर को हम प्राइवेटाइज करना चाहेंगे उन सेक्टर्स को हम प्राइवेटाइज भी करेंगे, वो हमारी मर्जी पर है। इसलिए इंडिया की जो इकोनॉमी है इसको किस तरह की इकोनॉमी कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। वैसे लिखा तो सोशलिस्ट हुआ है, समाजवादी हुआ है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें कुछ सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के पास हैं और कुछ सेक्टर्स पर सरकार का नियंत्रण है। ठीक है, और 1991 के बाद तो भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह से धीरे धीरे क्या कर दिया गया है, लिबरलाइज कर दिया गया है। आज की तारीख में ये कहना भी अपने आप में एक ज्यादा बड़ी बात होगी कि हमने मिक्स्ड कह दिया। आज की तारीख में इंडिया में लगभग हर सेक्टर के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को परमिशन है। इवन कि डिफेंस सेक्टर के अंदर भी आज बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं, और वो प्राइवेट प्लेयर्स उसको बनाते हैं, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी की कुछ अच्छाइयां भी है कुछ बुराइयां भी है। पूरे वर्ल्ड में यही वेव चल रही है कि मार्केट इकोनॉमी ही एक अच्छी इकोनॉमी होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह की इकोनॉमीज का मिक्स होती है, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स जो होती है ये, तो आपसे यदि पूछा जाए कि भारत की इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है, तो आप कहेंगे कि सर भारत की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर कुछ सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के पास हैं, कुछ सेक्टर अभी भी गवर्नमेंट के पास है। तो बताइए ऐसा कोई सेक्टर बताओ जो सरकार के पास है आज भी। वो है रेलवेज। रेलवेज के अंदर ज्यादातर जो काम है वो सरकार के हाथ में है। ठीक है, रेलवे इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अब देखो, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछ ली जाती हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आपको पूरा इकोनॉमिक्स किसी एग्जाम के लिए पढ़ानी है, हमें तो इंटरव्यू के लिए पढ़नी है। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला नाम दिया गया एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ जो है, इनको
फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। इनकी बुक्स का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इंटरव्यूअर पूछ लेता है, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके अलावा ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक आई थी 1936 के अंदर। आप सबको ये पता होगा कि 1929 से 1933 के बीच क्या था वर्ल्ड के अंदर? पूरे विश्व में एक मंदी आई थी, खास तौर पे अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसे कहा जाता है द ग्रेट डिप्रेशन। बहुत बड़ी मंदी आ गई थी यूएस के अंदर। और आप देखो यूएस कैसी कंट्री थी? यूएस ऐसी कंट्री थी जो ये मानती थी कि मार्केट में बाजार का कोई मार्केट में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1929 से 1933 में यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर थी, बहुत ज्यादा मंदी आ गई, किसी के पास काम धंधा नहीं था। उस दौर में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनको हम बोलते हैं कीन्स, बोल देते हैं वैसे, केन्स इनका नाम है, कीन्स। तो कीन्स ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो सरकारें होती हैं उनको इंटरवेंशन करना पड़ता है। कीन्स ने कहा कि यदि किसी देश में मंदी चल रही है तो सरकार को खर्चा करना चाहिए। समझाने के लिए हम ये भी समझा देते हैं कि सरकार की राजा को उस समय ये करना चाहिए कि एक खड्डा खुदवा के उस खड्डे को वापस भर देना चाहिए। तो किसी ने कहा कि खड्डा खुदवा के खड्डा वापस भर देंगे तो इससे क्या होगा? खड्डा खुदवा के वापस भरने से ये होगा कि उस खड्डे को खुदवाया जाएगा, फिर उसको वापस भरा जाएगा, इसमें कुछ लेबर लगेगी, और वो लेबर जो होगी उसको कुछ पेमेंट्स करी जाएंगी सरकार के द्वारा, और जब वो पेमेंट करी जाएंगी तो आगे से आगे वो मार्केट में जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, फिर मार्केट में जिस आदमी से उन्होंने खरीदा है, इस तरह से मार्केट का साइकिल चल पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें एक इकोनॉमी में डिमांड साइड के ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि जब किसी को सरकार पैसे दे देती है, पब्लिक स्पेंडिंग करती है, सरकार लोक व्यय करती है, तो उससे डिमांड क्रिएट होती है। तो ये कीन्स का मॉडल था द ग्रेट डिप्रेशन में। उन्होंने उसके बाद ये बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ज्यादा लंबा चौड़ा तो हमने करना नहीं है। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल। मैंने आपको कहा था कैपिटल के अगेंस्ट थे, ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स की बुक है। इसके अलावा ये वाली बुक काफी इंपॉर्टेंट है, बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी AR रोडोन की है, इसके बारे में मैं ज्यादा जानबूझ के नहीं बता रहा। और एक ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए एक प्लांट इकोनॉमी। ये M विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। विश्वेश्वरैया वो थे जो भारत के पहले इंजीनियर थे, ठीक है। तो ये 4-5 बुक्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम इकोनॉमिक्स के कुछ लॉज को पढ़ते हैं। देखिए, मैं इंटरव्यू में बैठा था SSC के, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मेरे पास साइंस थी, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर इकोनॉमिक्स लिया और इकोनॉमिक्स में मैंने PG करी। तो PG करी तो उन्होंने मुझसे पूछा, कल मैंने साइंस वाला क्वेश्चन बताया कि क्या पूछा था, उन्होंने जाते ही पूछा लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको बताया। मैंने ये बोला कि मैंने उनको ये बोला कि जब जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसकी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। मैंने उनको ये बोला कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, ये डिमांड का रूल है, बड़ा ही बेसिक लॉ जो हर इंटरव्यू में इकोनॉमिक्स वाले बच्चे से पूछ लिया जाता है। उसने कहा कि बेटा आप थोड़ा सा गलत, आप थोड़ा इनकम्प्लीट है आपकी बात। तो मैंने कहा कि सर, कहते इसमें कुछ और भी है, आगे पीछे इसमें कुछ और भी है। तो मैंने कहा हाँ सर, इसके शुरू में ये लिखा हुआ है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर। अब मांग का नियम क्या है? मांग का नियम है कि अन्य बातें समान रहने पर
कि जो प्राइस होती है यदि उसको बढ़ाया जाता है तो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। किसी चीज का रेट बढ़ेगा तो उसको लेने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है। ये हम आगे ज्यादा डिटेल से भी करेंगे थोड़ा सा। तो ये मांग का नियम है। फिर उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, कहते आपके पास मैथ्स भी रहा हुआ है, आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स भी करा है, तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इसमें आश्रित चर कौन सा है और अनाश्रित चर कौन सा है। तो मैं तो चौंक गया, मैंने कहा इसने ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, बताइए आप, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मतलब स्वतंत्र चर कौन सा है, परतंत्र चर कौन सा है इस लॉ के अंदर, इसकी हम बात करें तो। वेरी गुड, नवनिंदर जी ने सही बताया कि सर प्राइस इंडिपेंडेंट है। तो देखो ये था, उसने ये बताया कि देखो देखो हम कहते हैं कि जो डिमांड है ना वो प्राइस का फंक्शन है। इसका मतलब प्राइस को आप घटाओगे या बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। इसका मतलब प्राइस जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है, प्राइस अपने आप घटेगा या बढ़ेगा, उसका रिजल्ट डिमांड पे आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा था। अब उसने पूछा कि वो अन्य बातें बताओ, कि वो अदर थिंग्स क्या हैं जो नहीं बदलनी चाहिए डिमांड के लॉ के अनुसार। तो वो ये थी कि क्या था, फैक्टर क्या थे कि कोई भी उस चीज को खरीदने वाले जो लोग हैं उनकी पसंद नहीं बदलनी चाहिए, है ना। विकल्प को मैं कहूं कि लोगों की पसंद ही चेंज होगी, तो वो सारी अन्य बातें क्या है वो भी इसमें लिखा है। कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए तो डिमांड का रूल लगता है। कल को किसी आदमी की इनकम ही बढ़ गई या घट गई, यदि किसी की इनकम घट गई तो हो सकता है कि वो आदमी जो पहले उसको महंगे भाव किसी प्राइस पर ले रहा था वो उसको ना ले। इसका मतलब इसमें कुछ शर्तें हैं जिसमें कि मांग का नियम लगता है, और वो शर्तें ये हैं कि कंज्यूमर की इनकम नहीं बढ़नी चाहिए, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ना चाहिए, कंज्यूमर का टेस्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, फैशन में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। इसी तरह से अगला जो इंटरव्यूज में काफी बच्चों से पूछा गया वो ये था कि हाँ वो सब्स्टिट्यूट गुड वगैरह वो हम आगे कर लेंगे, इसका आगे डिटेल से भी है। दूसरा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, बताइए सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम क्या है। वो ये कहता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट all else equal, as consumption increases the marginal utility derived from each additional unit declines। ये नियम ये कहता है कि जैसे मान लो कोई आदमी रेगिस्तान में खड़ा है, उसको प्यास लगी है, तो वो कहेगा प्यास बहुत ज्यादा लगी है, मेरे को पानी ला के दो, पानी ला के दो। तो पानी के लिए वो कहेगा कि तुम कितने रुपए दोगे पानी के लिए। वो कहता है कि मैं, मेरे पास ना इस समय 1 लाख रुपए हैं, ये सारे ले लो, मेरे को 1 गिलास पानी ला दो। हमने उससे हमने उससे मान लो 50,000 रुपए ले लिए और उसको 1 गिलास पानी ला दिया। अब जब उसका अगला गिलास पानी का उसको देंगे तो उसको पूछेंगे कि भाई 50,000 रुपए देगा इसके लिए, कहता नहीं 50 नहीं दूंगा, क्योंकि अब उसकी जो उपयोगिता है पानी की वो उसके लिए क्या हो गई, कम हो गई। हो सकता है अगले गिलास के लिए वो हमें 30,000 रुपए दे दे, लेकिन जैसे ही उसका पेट भर जाएगा वो कहेगा मेरे को कोई जरूरत नहीं है। बस कहने का मतलब ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है कि किसी चीज की एक एडिशनल यूनिट देने पर उससे होने वाली उपयोगिता में वृद्धि, वो कहता है कि वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब किसी चीज का जब किसी चीज का कंजप्शन इंक्रीज किया जाता है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। अर्थात जो पहले यूटिलिटी मिल रही थी धीरे धीरे वो यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये लाइन आपको याद कर लेनी है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरा रूल जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है जीन बैप्टिस्ट सेज लॉ। ठीक है, जेबी से का नियम। वो कहते हैं कि जेबी से का रूल क्या है, ये कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि जो
पूर्ति होती है ना, वो अपनी मांग खुद ही पैदा कर लेती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। कहने का मतलब क्या हुआ? इसलिए इस लॉ के अकॉर्डिंग तो ये है। हाँ अच्छा, इसके अपवाद बताओ, इसके एक्सेप्शंस बताओ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सेप्शंस बताइए कि जब ये लागू नहीं होता। बताइए इसके क्या क्या हैं। जैसे कि बहुत सारे हैं। मान लो आप म्यूजिक सुन रहे हो, क्या एक बार आपने गाना सुना और आपको अच्छा लगा, क्या दूसरी बार वो अच्छा नहीं लगेगा? दूसरी बार वो और अच्छा लगेगा, तीसरी बार वो और ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका मतलब उपयोगिता आपके लिए क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसमें ब्रेक हो गया। इसी तरीके से शराब, एक गिलास पी लिया तो फिर कहता है मैं एक और लूंगा और पीऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही उसने एक गिलास शराब का पिया तो अगले गिलास के लिए उसकी जो उपयोगिता है, उसके लिए शराब की जो यूटिलिटी है वो बढ़ गई। जबकि इस रूल के अकॉर्डिंग तो किसी चीज को लंबे टाइम तक आप यूज कर रहे हो तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, कि आपको उसमें फिर टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि शराब में भी ये उल्टा है, मतलब बुरी चीज में ये लॉ, ये नियम काम नहीं आ रहा। इसके अलावा और बताओ वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर ये नियम नहीं लगता? ये नियम नहीं लगता मनी के लिए। लोग पैसा कमाते हैं, तो लोग पैसा कमाते हैं, क्या पैसा कमाते कमाते किसी पॉइंट पे आदमी को ऐसा लगता है कि अब पैसे के लिए मेरे लिए कोई कीमत नहीं है? ऐसा नहीं होता। वो जितना पैसा कमाते हैं उतना ज्यादा उनके लिए पैसा इकट्ठा करने की जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है। ये डिटेल से नोट्स में दिया हुआ है। कहने का मतलब ये इसके अपवाद हैं। इसके बाद आता है जीन बैप्टिस्ट सेज लॉ। ठीक है, कि सप्लाई जो होती है वो अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है। सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है मतलब ये है कि आपकी कोई, जैसे मान लो दुकान है, आपकी दुकान में किसी आदमी की जरूरत नहीं है। एक आदमी आया आपसे काम मांगने के लिए, आपने उसको काम पे रख लिया। तो ये रूल ये कहता है कि आपने उसको लगा लिया ना, आप कहते हो कि आपकी दुकान में काम ही नहीं है, मैं इससे क्या काम कराऊंगा। तो वो कहता है कि वो अपने लिए जो डिमांड है वो अपने आप क्रिएट कर लेगा। आपने यदि उसको लगा लिया तो अकॉर्डिंगली आपका काम भी बढ़ जाएगा। ये उल्टा रूल है, मतलब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स का कैसा रूल था? ट्रेडिशनल रूल था, मतलब एक पुराना नियम था। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये मानती थी कि सप्लाई आप प्रोडक्शन करते रहो, डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। जबकि जो कीन्स का मॉडल था जो हमने अभी पढ़ा था, तो कीन्स ने क्या कहा? कीन्स ने कहा कि डिमांड क्रिएट करो, लोगों को पैसा दो। तो उसने, उसका मॉडल क्लासिकल मॉडल से थोड़ा हटके था। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये किसने कहा? जेबी से ने कहा था। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है ग्रेशम्स लॉ। ये काफी पूछा जाता है इंटरव्यूज में क्योंकि ये मनी से रिलेटेड है ना। ग्रेशम्स लॉ भी पूछ लिया जाता है। ग्रेशम का नियम क्या है? ग्रेशम का नियम कहता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मैंने क्या बोला? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये है ग्रेशम्स लॉ। यानी बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। एक बार एक राजा था, उसने दो तरह के सिक्के चलाए, एक लोहे का सिक्का था और एक चांदी का सिक्का था। उन्होंने मार्केट में चला दिए, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम के बाद देखा कि मार्केट में कौन से सिक्के चल रहे थे। मार्केट में लोग कौन से सिक्के यूज कर रहे थे? लोहे के सिक्के यूज कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो चांदी वाले सिक्के कहाँ गए? वो चांदी वाले सिक्के इसलिए चले गए क्योंकि लोगों ने उसको अपने घर पे रख लिया। आपके पास दो नोट हैं, एक नोट कड़कता हुआ नोट है और एक नोट आपके पास कौन सा है? खराब सा घिसा हुआ नोट है। तो आप किसी को देना है तो कौन सा नोट दोगे? पहले पुराना नोट दोगे। इसका मतलब मार्केट में प्रचलन में कौन सी मुद्रा आएगी? बुरी मुद्रा आएगी। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ये मैंने पहले इसलिए डाल दिए क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत बार बच्चों से पूछे गए हैं। ग्रेशम्स लॉ क्या है? ग्रेशम का नियम कहता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को
प्रचलन से बाहर कर देती है। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। बस इतना था इसका आंसर है। अब देखो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचें हैं, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कोई आदमी मार्केट जाएगा तो वो कौन से रेट पर किसी गुड्स या सर्विसेज को खरीद लेगा। एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, एक कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो लेवल पे काम करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो कि पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है, पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मान करके, पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के उसको स्टडी करती है। जैसे नेशनल इनकम निकालना, जैसे महंगाई, पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, वहां पर हम एक एक आदमी को नहीं देख रहे, हम इकोनॉमी एज ए होल की बात करते हैं। डेफिनेशंस आप याद कर लेंगे, आपने चूंकि पढ़ी हुई है, जिन्होंने, तो उनको तो नोट्स मिलने की देर है, वो अपने आप ही पढ़ लेंगे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, मेरा काम तो थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कराना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स आज जो ज्यादातर काम में आती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कंट्री के लिए काम में आती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनको प्राइस फिक्स करने होते हैं कि इस चीज के ऊपर कितना रेट लगाएं कि लोग इसको खरीद लें, उनके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स भी काम की होती है, क्योंकि वो ये समझना चाहते हैं कि एक आदमी जब मार्केट में जाता है तो वो क्या सोचता है। ठीक है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक होता है, एक वर्ड आता है, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखते हैं वो इसी पेज पर है या आगे के पेज पर है, अगले पेज पर होगा। देखो यहां से समझ लीजिए डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट एन इंडिविजुअल लेवल, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि का अध्ययन किया जा रहा है। अब देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, चलो इसमें नहीं है कोई बात नहीं, यहां से देखते हैं। क्वेश्चन आता है समष्टि आर्थिक विरोधाभास क्या होते हैं। इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस। बताइए इसका कोई एग्जांपल कोई बताएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस क्या होते हैं, समष्टि आर्थिक विरोधाभास क्या होते हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने एमकॉम में सीखी थी, मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन मेरी सिस्टर के पास और सर के पास कॉमर्स थी, सिस्टर के पास इकोनॉमिक्स थी, तो मुझे ये सारी चीजें वो वैसे ही सुनते सुनते ये उन्होंने पहले ही बता दी थी। मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस क्या होते हैं। समष्टि आर्थिक विरोधाभास होता है वो चीज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छी मानी जाती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आकर के वो चीज बुरी हो जाती है। जो एक तरह की इकोनॉमिक्स में अच्छी है दूसरे में बुरी है। जैसे कि हम बात करते हैं बचत की, यानी सेविंग्स की बात करते हैं। अब देखो किसी आदमी से पूछा जाए कि क्या सेविंग्स करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए, वो कहेगा हाँ जी करनी चाहिए, बचत तो बहुत अच्छी चीज है, बचत करनी चाहिए। लेकिन यदि किसी इकोनॉमी में सारे लोग ही बचत करने लग जाएं तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, सारे लोग अपना पैसा घर में रख के बैठ जाएंगे, कोई देश में बड़ा उद्योग धंधा ही नहीं लगेगा, काम धंधा लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छी हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आकर के वो चीज बुरी हो जाती है। इनको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस। ठीक है, समष्टि आर्थिक विरोधाभास कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। देखो इसी तरह से आगे देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये ना थोड़ा थोड़ा हम बाद में करते हैं, पहले हम ये
प्राइस वगैरह वगैरह वाले कर्व्स जो हैं ये सारे हम बाद में कर लेंगे। जो लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी थोड़ा टेक्निकल है, लास्ट में कर लेंगे, पहले हम ये वाली चीजें कर लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, इसके ऊपर इंटरव्यू में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मार्केट कितने तरह का होता है। तो मार्केट में कोई भी पूछ लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होती है। हिंदी में बात करें तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की, यानी पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। इसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बताइए परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन वो स्थिति होती है जिसमें किसी मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे परचेजर होते हैं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन गया। किसी की नई दुकान खुल गई तो दूसरे आदमी उसको बंद कराने नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट में प्लेयर्स ही बहुत सारे हैं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट, सबके प्रोडक्ट एक जैसे ही होते हैं लगभग। जैसे दिल्ली में आप चांदनी चौक चले गए, कोई नहीं पूछता आपको। यहाँ तो आपको दुकानदार देख लेता है कि यार ये ग्राहक वहां चला गया, यार ये हमारा ग्राहक था, ये वहां कैसे चला गया। वहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां ग्राहक अपने आप ही आ रहा है। बहुत सारी दुकानें हैं, कोई नया आ गया कोई चला गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चांदनी चौक एक बहुत बड़ा बाजार है, यदि आपने देखा हो। इसी तरह से मैं वैसे एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, हर किसी को अपने प्रोडक्ट की, ग्राहक को भी प्रोडक्ट की परफेक्ट नॉलेज होती है, क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं, वो सारी दुकानों में जाता है, उसकी नॉलेज भी बढ़ जाती है। अब क्या होती है इसके अंदर, प्राइस कौन बनाता है, इंडस्ट्री बनाती है। कोई एक फर्म प्राइस का डिसीजन नहीं ले सकती। कोई अकेली फर्म कहे कि मैं इसका रेट 80 से बढ़ा के 100 कर रही हूं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। आप 100 करोगे, ग्राहक दूसरी दुकान पे चला जाएगा। इसका मतलब इंडस्ट्री, पूरा जो मार्केट है वो जो प्राइस तय करेगा उस पर ही वो चीज बिकेगी। इसके अलावा परफेक्ट मोबिलिटी है, और ये है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ये कई बार पूछ लेते हैं। सेलिंग कॉस्ट यहाँ नहीं लगती, क्योंकि मार्केट में हर चीज में बेचने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़ रहे, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे आपके बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन एक आदर्श स्थिति है। आमतौर पर मार्केट्स में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं होती। तो आपसे पूछ ले कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि सर इसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, इसमें प्रोडक्ट एक जैसा होता है। तो ये सारी बातें आप बता सकते हैं। इसके बाद आती है मोनोपोली मार्केट। ठीक है, मोनोपोली को कहते हैं एकाधिकार। एकाधिकार, मैंने यहां पर एग्जांपल लिखे हैं, इंटरव्यू में ये भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे रेलवे, इसका मोनोपोली है इंडिया में। आपने विंडो डलवानी है, तो विंडो कौन बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। या फिर आप लाइनक्स पे काम करो, वो आपको आता नहीं है, आपको विंडो आती है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट की है। ठीक है, आपने कोई एड चलानी है फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक ही आपको बताएगा मैं इतने पैसे लूंगा। सर्च इंजन और भी होंगे, लेकिन जो गूगल है वो तो गूगल ही है ना। जैसे एंड्रॉयड देख लो, अब जैसे ये फोन के अंदर एंड्रॉयड चल रहा है, एंड्रॉयड की जो मार्केट है वो कैसी मार्केट है। एंड्रॉयड किस पर चलता है, एंड्रॉयड सिर्फ और सिर्फ, एंड्रॉयड सिर्फ और सिर्फ किस पर चलता है, गूगल पे चलता है। गूगल की आईडी मांगता है आपसे। इसका मतलब ये सारे ऐसे मार्केट्स के एग्जांपल हैं जो कैसे मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। मोनोपोली, तो मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर ऑफ कमोडिटी, एक सिंगल सेलर होता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। एंड्रॉयड लेना तो एंड्रॉयड लेना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। इसके अलावा कोई नई फर्म जो होती है वो आ नहीं पाती। अब वो कैसे एक दिन में गूगल के बराबर पहुंच जाए, पहुंच ही नहीं सकती। इसके अलावा, इसके अलावा प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल जो होता है वो
फर्म्स का होता है, इंडस्ट्री नहीं डिसाइड करती, लोग नहीं डिसाइड करते, ये फर्में खुद डिसाइड करती हैं कि हमारा प्राइस ये है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, बहुत सारे इनको लाभ होते हैं, कोई चीज होगी कितने लाखों रुपए का इनका प्रॉफिट होता है। तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स की बात होती है। ठीक है, अब होता है अब होता है अब होता है एकाधिकार प्रतियोगिता। इसमें बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन से कम होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे आप यहां देख सकते हैं कि पेप्सी और कोक जो हैं, इनकी मोनोपोली तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखें कि जो, जैसे हमारे एक दिन कोई मेहमान आए, वो कहते हैं कि वो तो डाइट कोक पीते हैं। तो यदि वो डाइट कोक पीते हैं तो डाइट लाना है तो वो किसका आएगा? कोक का आएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट जो होते हैं उनका आपस में क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। अब जैसे इसका एक प्रोडक्ट कहीं जाना है तो उसके ऊपर पूरा इसका ही प्रोडक्ट जाएगा। तो ये होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता। और अंत में जो इंडिया में काफी प्रचलित है कई कई सेक्टर्स में, इनको बोलते हैं अल्पाधिकार, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली वो स्थिति होती है जिसमें मार्केट में थोड़ी बहुत फर्म्स होती हैं, थोड़ी बहुत फर्में होती हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने वाली, और वो आपस में क्या कर लेती हैं? एक तरह से कॉर्टेल बना लेती हैं। जैसे इंडिया में ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें ओलिगोपोली है? ओलिगोपोली होती है जिसमें थोड़ी सी फर्में हों और दूसरी फर्में आ नहीं सकती। वो मार्केट है जैसे ये वाली, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। इंडिया इतना बड़ा है, 140 करोड़ के करीब इंडिया की आबादी है, और कंपनियां कितनी हैं? 4। मोनोपोली नहीं है, लेकिन ओलिगोपोली कह सकते हैं। इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, लेकिन ओलिगोपोली है, थोड़ी सी फर्में हैं, और इनके प्लान लगभग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ओलिगोपोली इज ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर few sellers and a large number of buyers for a commodity. In this, the sellers offer homogeneous or differentiated products by recognizing their mutual dependence. आमतौर पे ओलिगोपोली में क्या होता है? जो थोड़े से प्लेयर्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, मतलब ये वैसे बात कर रहा हूं, और वो उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो इंडिया में आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी मार्केट है जिसको आप अल्पाधिकार में या ओलिगोपोली का एग्जाम्पल कह सकते हैं? तो वो है हमारी टेलीकॉम मार्केट। ठीक है, कंपटीशन होता है लेकिन कंज्यूमर ही बहुत ज्यादा है। तो अब यदि आप वो गए, एक कस्टमर दूसरे के पास जाएगा, दूसरा पहले के पास आ जाएगा, है ना? तो ये है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं, हम सीधा ही आते हैं, एक मिनट। इसके बाद हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो बातें सीखते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। देखो, एक तो ये ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इसके बारे में पूछता है, वो मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल्स भी बता दिए। इसके बाद वो क्या पूछता है? इसके बाद वो पूछता है आपसे जीडीपी के बारे में, कि जीडीपी क्या होता है। तो पूछता क्या है? पूछता ये है कि जो जीडीपी होता है, ये बात ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाला है आपके सामने। आप सब जानते हैं कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी देश में, किसी निश्चित समयावधि में, किसी कंट्री में, किसी फिक्स टाइम पीरियड में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स और सर्विसेज का
जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको जीडीपी कहते हैं। किसी देश में किसी निश्चित समय में उत्पादित होने वाली वस्तुओं व सेवाओं का के मौद्रिक मूल्य का जो जोड़ होता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। पूरे साल में आपके यहाँ जितनी भी वस्तुएं बनी हैं और जितनी भी सर्विसेज उत्पन्न हुई हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बने, किसी ने टीचिंग सर्विसेज दी, किसी ने मेडिकल सर्विसेज दी, किसी ने वकील के रूप में सर्विसेज दी, तो उन सब का जो मौद्रिक मूल्य है उनका जोड़ कर दें तो वो जीडीपी होता है। वो ये नहीं पूछता, वो ये पूछता है कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के कितने मेथड है, जीडीपी को कितने तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसका आंसर है कि जीडीपी को 3 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, बस ये ध्यान रखना। और वो 3 तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं। ये 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, बुक के अंदर, बहुत ही बेसिक सी बात है, ठीक है। और ये एक वेल इन्फॉर्म्ड व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। अब वो 3 तरीके कौन कौन से हैं वो देख लो। सबसे पहला तरीका तो है, सबसे तरीका तो ये वाला, ध्यान से सीख लो, आराम से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है वैल्यू एडिशन मेथड, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, हिंदी में कहते हैं उत्पाद विधि, या वैल्यू एडेड मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं मूल्य वर्धित विधि। आप कहोगे सर ये वैल्यू एडेड क्या होता है? देखो ये होता है वैल्यू एडेड, देखो ध्यान से समझो। जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? किसी देश में किसी निश्चित समय अवधि में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, यही होता है ना, फाइनल गुड्स कितनी बनी। देखो सबसे पहले एक किसान था, किसान ने वीट यानी कि गेहूं उगाई और उसने उसकी जो वैल्यू थी वो 100 रुपए तक पहुंचा दी। कोई चीज जीरो थी, उसको 0 से 100 तक कौन लेके आया? किसान लेके आया। समझ आ गया ना? पहले तो कुछ था ही नहीं ना, पहले तो एक बीज था, लेकिन उसको एक तरह से 0 से 100 तक कौन लेके आया? फार्मर लेके आया। इसका मतलब किसान ने उसकी वैल्यू में कितना ऐड करा? वैल्यू में कितना ऐड करा है? 100 रुपए ऐड किए हैं। उसके बाद वो मिलर के पास चली गई, मतलब चक्की वाले के पास चली गई जो चक्की चलाता है। उसने उसने क्या किया? ये 100 रुपए वाली जो गेहूं थी इसको 200 रुपए के अंदर बेच दिया, आटा बना के, आटा बना के 200 रुपए में बेच दिया। मैं आपसे पूछता हूं उसने इसमें कितनी वैल्यू ऐड करी? उसने केवल 100 रुपए की वैल्यू ऐड करी, वैल्यू 100 रुपए की ऐड करी। 100 रुपए तो पीछे वाले ने वैल्यू ऐड कर दी थी, उसको 100 रुपए की मिली, उसने 100 को 200 कर दिया। फिर वो चीज फिर वो चीज गई बेकर के पास, एक बेकरी वाले के पास। उसने उस चीज से उस चीज से उस चीज से क्या कर दिया? उस चीज से क्या बना दिया उसने? उस चीज से उसने बना दी ब्रेड। और वो चीज उसने कितने रुपए की बेच दी? 300 रुपए की ब्रेड बना के बेच दी। ठीक है, यानी उसने कितने रुपए की वैल्यू ऐड करी? उसने कितने रुपए की वैल्यू ऐड करी? उसने 100 रुपए की वैल्यू ऐड करी। ठीक है, 200 की चीज लाया था और उसको 100 रुपए की वैल्यू ऐड करके उसको 300 बना दिया। अब यहाँ नीचे एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? जीडीपी काउंट्स ओनली डॉलर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। ये फाइनल गुड थी हमारी, या तो आप इसकी वैल्यू को ले लो। फाइनल गुड क्या बनी? ब्रेड बनी, जिसको किसी ने कंज्यूम कर लिया, जो किसी उपभोक्ता तक पहुंची, जो किसी कंज्यूमर तक पहुंची वो ब्रेड थी। ठीक है, जिसको किसी आदमी ने कंज्यूम कर लिया। या तो आप इसकी वैल्यू ले लो, ये आपने जीडीपी में ऐड करनी है। आप कह सकते हो कि 300 रुपए की जीडीपी होगी, लेकिन ये करने की बजाय आप ये भी तो कर सकते हो कि हर आदमी ने कितनी कितनी वैल्यू ऐड करी, उसका भी यदि आप जोड़ कर लेते हो, उसका भी यदि आप जोड़ कर लेते हो तो आपको कितने रुपए मिलता है? 300 रुपीज ही मिलता है। देखो किसी भी इकोनॉमी में ये डिटरमाइन करना कि कोई आदमी मार्केट से क्या लाया था कंज्यूम करने के लिए, आटा लाया था
या ब्रेड लाया था, ये थोड़ा मुश्किल होता है। हम इकोनॉमी में क्या डिटरमाइन कर लेते हैं, हम वैल्यू एडेड डिटरमाइन कर लेते हैं कि किसी आदमी ने अपनी दुकान के अंदर उस चीज में कितनी वैल्यू ऐड करी। तो पूरी अर्थव्यवस्था में लोगों ने कितनी कितनी वैल्यू ऐड करी, उन सब का यदि जोड़ कर दिया जाए, साइंस वाले इस बात को समझ जाएंगे। यदि हम वैल्यू एडिशंस जो वैल्यू एडिशंस हैं उनका जोड़ कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, जीडीपी बन जाएगा ना। यानी या तो हम फाइनल गुड देख लें, या फिर हम हर आदमी ने कितनी कितनी वैल्यू ऐड करी है पूरी कंट्री में, उनका जोड़ कर दें। तो ये मेथड कौन सा मेथड होता है, ये मेथड होता है प्रोडक्शन मेथड। यहां पर हम ये देखते हैं कि हर आदमी ने कितनी वैल्यू ऐड करी है, उसका जोड़ कर देते हैं। ये पहला मेथड हो गया। क्या साइंस वालों को ये चीज समझ आ गई? ये सिग्मा सुग्मा आमतौर पे ना, हालांकि इकोनॉमिक्स वालों को भी आता होगा। इनकम मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड जीडीपी को कैलकुलेट करने का क्या होता है, इनकम मेथड। इसमें हम जीडीपी को और तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं कि मार्केट में चीज बनी, मार्केट में चीज बन गई, लेकिन देखो वो चीज जब बनती है तो उससे, उसके बनने से, उसके बिकने से किसी ना किसी को इनकम होती है, किसी ना किसी को इनकम होती है। ठीक है, तो किसी ना किसी को यदि किसी चीज के बनने से इनकम होती है, तो यदि हम इकोनॉमी में किसी आदमी को जितनी इनकम हो रही है, सारे लोगों को जितनी इनकम हो रही है, उसको जोड़ लें तो भी हमें जीडीपी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? मान लो कोई फर्म है, उसमें कोई चीज बन रही है, तो उस चीज को बनाने के लिए आदमी ने पैसा लगाया, है ना। तो जिससे वो पैसा लाया था उसको उसने ब्याज दिया, जिससे दुकान ली हुई है उसको रेंट दिया, है ना। तो जो इनकम होती है वो किसी ना किसी रूप में, जो कमाई होती है या किसी चीज को बेचना जो होता है, उससे किसी ना किसी को कोई इनकम मिलती है। तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है, ये इनकम वाला फॉर्मूला होता है। वो क्या है देखो, कि किसी इकोनॉमी में लोगों को मिलने वाले वेज, यानी कि वेज का मतलब किसी को कितनी मजदूरी मिली, किसी आदमी को कितना प्रॉफिट मिला। जो प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है, वो दुकान के मालिक को मिलता है। मजदूरी किसको मिलती है, मजदूरी मिलती है मजदूरों को। इसके अलावा इंटरेस्ट मिलता है उस आदमी को जिससे हमने पैसा उधार लिया होता है, और रेंट मिलता है उस आदमी को जिससे कोई नेचुरल रिसोर्स लिया होता है, दुकान ली होती है, जमीन ली होती है। तो इन सारों का जोड़ कर लें तो भी हमें जीडीपी की वैल्यू मिलेगी, और ये जीडीपी पहले वाली वैल्यू के इक्वल होगी। ये फार्मूला ज्यादा यूज में नहीं आता, और ये फार्मूला सबसे ज्यादा काम में आता है। मतलब ये तो आपके, यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये आपको याद होना चाहिए। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखो ये है व्यय की विधि। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो वस्तुएं बनती हैं, हमने कहा जीडीपी की डेफिनेशन है पूरी कंट्री में एक साल के अंदर कितनी फाइनल गुड्स बनी, कितनी वस्तुएं बनी, कितनी सेवाएं बनी, उनको हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन जो वस्तुएं या सेवाएं बनी है, आखिरकार उनको कोई ना कोई खरीदेगा, मार्केट में कोई दूसरे लोग खरीदेंगे उसको। तो यदि हम सारे लोगों द्वारा किया जाने वाला खर्चा जोड़ दें तो भी हमें जीडीपी की फिगर मिल जाएगी। यानी पूरी कंट्री में, पूरे इकोनॉमी में लोगों ने कितना खर्चा किया उसको हम जोड़ देते हैं। तो ये है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब है कंज्यूमर्स ने कितना खर्चा किया, जैसे हम कंज्यूमर्स हैं, हम जो खर्चा कर रहे हैं। आई का मतलब लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। हम खर्चा या तो रोटी रोटी खरीदने के लिए कर देते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कर देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। और खर्चा जो होता है वो सरकार भी करती है, तो सरकार द्वारा जो खर्चा किया गया उसको हमने जी बोल दिया। इसके अलावा हमने जो वस्तुएं बनाई होती हैं उनका कुछ पार्ट हमने बाहर भी भेजा होता है, लेकिन वो बनाई तो इंडिया में ही थी ना। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो नेट वस्तुएं कितनी हमने यहां बनाई वो। तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये भी एक जीडीपी का फॉर्मूला है, ये इंटरव्यू में पूछ लेता है वो। और ये कौन सा मेथड है,
एक्सपेंडिचर का मेथड है, हम पूरे इकोनॉमी में लोगों ने कितना खर्चा करा उसको जोड़ लेते हैं, तो ये होता है एक्सपेंडिचर मेथड। हालांकि ना ये काफी बड़ा है, इसको प्रूव करने के लिए काफी लंबा चौड़ा बच्चे को बताना पड़ता है। अब आपका इंटरव्यू है, आप इसको याद कर लेना कि 3 मेथड है, वो ये मेथड है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यू में वो ये पूछ लेता है कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप ये बताइए कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन ये क्या होती है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो देखिए, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होती है ए कंटिन्यूस इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, तो उससे लोग मार्केट में जाते हैं और बहुत ज्यादा गुड्स को खरीदने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति वो स्थिति है जिसमें वस्तुओं का कीमत स्तर बढ़ जाता है, प्राइस लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसमें वो इन्फ्लेशन होती है। इसकी बुकिश जो डेफिनेशन है वो इसमें ऊपर दी हुई है, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये है मुद्रास्फीति और ये है मुद्रा अवस्फीति, जिसको डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन होता है ए डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ऐसी स्थिति जिसमें जनरल प्राइस लेवल जो होते हैं वो गिर जाते हैं। 100 रुपए की चीज थी, आज उस चीज के लिए 100 रुपए नहीं मिल रहे, आज वो चीज 70 की रह गई है। डिफ्लेशन, डिफ्लेटेड, ये है डिफ्लेशन, जब जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो गिर जाता है। कहते हैं कि मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात करें, इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन कंपैरेटिवली अच्छी है, कौन सी सिचुएशन अच्छी मानी जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्फ्लेशन को अच्छा माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि यदि इन्फ्लेशन आधी रोटी छीनती है तो डिफ्लेशन जो होती है वो पूरी रोटी छीन लेती है। इन्फ्लेशन में मुद्रा का प्रसार बहुत ज्यादा हो जाता है, मनी एक्सपेंशन हो जाता है। आपकी जेब में पैसा तो होगा लेकिन पैसे की परचेजिंग पावर नहीं है, लेकिन वो कम है। आप मार्केट से पूरी रोटी नहीं खरीद के ला सकते, चलो आधी तो ला सकते हो, इन्फ्लेशन। लेकिन यदि डिफ्लेशन आ जाए तो क्या होगा, तो आपके पास पैसे नहीं है, जेब ही खाली है। जैसे कि गालिब ने लिखा कि हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है, ठीक है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। पहले कोई भी कपड़ा फट जाता था उसको रफू किया जाता था। वो कहता है कि अब मेरा जो पैराहन है, मतलब जो मेरा पहरावा है या मेरा जो कुर्ता है, वो मेरे शरीर से चिपक रहा है, जेब मेरी फटी हुई है, लेकिन पैसे तो है नहीं, तो मेरी जेब को अब रफू की कोई जरूरत नहीं है, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। तो डिफ्लेट हो गया वो। डिफ्लेशन का मतलब प्राइस लेवल्स गिर गए। स्टैगफ्लेशन, ये देखो, स्टैगफ्लेशन और दूसरी है डिसइन्फ्लेशन। ये इंटरव्यूअर यहां कंफ्यूज करता है। जब आप ये दोनों चीजें बता देते हो फिर वो पूछता है कि डिसइन्फ्लेशन क्या होती है। और मैंने हिंदी वाली स्लाइड इसलिए नहीं ली क्योंकि इंटरव्यूअर्स हिंदी में नहीं बोलते, वो इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं आमतौर पे, इसलिए मैंने इंग्लिश वाली ली है। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन तो है लेकिन इन्फ्लेशन की रेट कम हो गई है। मतलब देखो, पहले इन्फ्लेशन यदि 8% थी, अब इन्फ्लेशन की जो रेट है वो कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इन्फ्लेशन 6% होगी, इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हो रही है। इन्फ्लेशन तो है लेकिन इन्फ्लेशन की रेट कम हो रही है, यही तो लिखा है, ए रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। समझ आ गया, इन्फ्लेशन है लेकिन इन्फ्लेशन की रेट कम हो रही है तो उसको हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। और एक चीज पूछी जाती है, स्टैगफ्लेशन क्या होती है। स्टैगफ्लेशन होती है, क्या लिखा है, द कंडीशन इन एन इकोनॉमी
where it experiences high unemployment plus rapid inflation simultaneously। मतलब ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें बेरोजगारी भी है और इन्फ्लेशन भी है। जिस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों साथ साथ होती हैं उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इंडिया में कई स्टेट्स में स्टैगफ्लेशन भी है, क्योंकि देखो वैसे बेरोजगारी भी है लेकिन साथ ही साथ वस्तुओं के रेट भी हाई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमी में हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के कारण क्या हो रहा है कि कुछ लोग हैं उनके पास प्रोडक्शन का कंट्रोल है तो प्राइसेस भी हाई है मार्केट में, लेकिन सारों को रोजगार भी नहीं मिल रहा, क्योंकि जो आपका विकास है वो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है, समावेशी विकास नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे होते हैं ना कि घर पे कोई छोटा भाई या छोटी सिस्टर होती है तो उसको सिर सुर हिला के उसको अपने क्या देते हैं, याद कर लेना इसको। तो आप ये मान लो कि मैं आपका सिर हिला के आपको कह रहा हूं कि इसको याद कर लेना। ठीक है, अब आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा इफेक्टिवली कह पाता। ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। भारत में मनी सप्लाई जो होती है उसके 4 तरह से उसको हम नापते हैं, जिसको हम बोलते हैं M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, आप सब जानते हैं कि जो बैंकों में डिपॉजिट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट और एक होते हैं टाइम डिपॉजिट। एक होती है मांग जमाएं और एक होती है सावधि जमाएं, है ना, ये आपको पता होगा। डिपॉजिट्स कितने तरह के होते हैं, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट, एक होते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं, कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जिनको ऑन डिमांड आपको पैसा मिल जाता है। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब करें तो एफडी एंड आरडी। ठीक है, तो अब देखो इसको याद करना है, ये मत सोचना कि मैं बाद में याद करूंगा, अभी इस क्लास में याद कर लो। ये क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो M1, M2, M3, M4 अभी याद कर लेते हैं। देखो क्या है, जितने नोट निकाल रखे हैं वो, जितने सिक्के निकाल रखे हैं वो, प्लस बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट है। और आप जानते हो कि बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट है उसको जब मर्जी निकाल लो। इसका मतलब लिक्विडिटी के हिसाब से हमने ये 4 तरह की डेफिनेशंस मनी सप्लाई की बनाई हैं। ठीक है, कि मनी को ये हमें नापना है कि हमारे देश में जो मुद्रा मार्केट में चल रही है वो किस अवस्था में पड़ी है, क्या वो फंसी पड़ी है, क्या वो लिक्विडिटी की फॉर्म में ज्यादा पड़ी है, उसको नापने की ये 4 इकाइयां हैं जिसको M1, M2, M3 और M4 कहते हैं। M1 की बात करूं तो क्या हुआ, करेंसी इशूड प्लस डिमांड डिपॉजिट, करेंसी इशूड प्लस डिमांड डिपॉजिट। जितनी करेंसी आपने इशू करी प्लस उसके अंदर आपने बैंकों के डिमांड डिपॉजिट जोड़ दिए, बस तो आपके M1 बन गया। M2 की बात करें तो ये कहते हैं कि देखो डिमांड डिपॉजिट आपने बैंकों वाले जोड़ लिए, तो डिमांड डिपॉजिट तो पोस्ट ऑफिस में भी होते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना पोस्ट ऑफिस में 2 तरह के अकाउंट होते हैं आजकल। कौन कौन से होते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर एक तो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस में भी एक आप पैसे जमा करा सकते हो, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पैसा जमा होता है। एक पोस्ट ऑफिस में आईपीपीबी में भी पैसा जमा होता है, जिसको बोलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो जो पैसा आईपीपीबी में जमा हुआ है वो बैंकों वाला पैसा माना जाता है। पोस्ट ऑफिस का मतलब जो लोग पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं वो पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट खुलते हैं, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है,
तो ये कहता है लिक्विडिटी के हिसाब से आपने देखना है, तो आपने बैंकों के डिमांड डिपॉजिट जोड़े, तो क्यों ना आप पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट भी जोड़ लो, क्योंकि वहां पर भी आप जब मर्जी चाहो पैसा निकाल लो। डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस वाले तो जोड़ ही सकते हो। तो आपने क्या किया, पोस्ट ऑफिस के सेविंग के जो डिपॉजिट होते हैं, करंट अकाउंट तो होता ही नहीं है, तो आपने ये वाली जो चीज थी जिसमें आपने देश में जारी की गई मुद्रा प्लस बैंकों के डिमांड डिपॉजिट, उसके साथ आपने एक चीज और जोड़ दी, वो क्या थी, पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट, तो M2 बन गया। फिर तीसरा आया, इसमें आपने करेंसी नोट भी ऐड करे, कॉइन भी ऐड करे, बैंकों के डिमांड डिपॉजिट ऐड करे और बैंकों के टाइम डिपॉजिट ऐड कर दिए। ठीक है, यानी जो आपका M1 था जिसमें आपने सारी करेंसी जो इशू कर रखी है वो लिखी, प्लस बैंकों के डिमांड डिपॉजिट लिखे थे, उसमें अब आपने पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट नहीं जोड़े, आपने बैंकों के टाइम डिपॉजिट, बैंकों की FD वगैरह जोड़ दी। इसको बोलते हैं M3। लेकिन फिर ये, और फिर जब आप क्या करते हो, फिर जब आप इसमें पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट्स जोड़ देते हो तो वो M4 बन जाता है। भारत में जो M3 होता है, और आप ये ध्यान रखना, M3 के अंदर बैंकों के डिपॉजिट होते हैं, देश में जारी की गई मुद्रा प्लस बैंकों के डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स, इसको ब्रॉड मनी कहते हैं। ब्रॉड मनी का मतलब वो मनी जो इजीली लिक्विड में आ सकती है, क्योंकि बैंकों में चाहे आपने डिमांड डिपॉजिट कर रखे हैं चाहे आपने टाइम डिपॉजिट कर रखे हैं, आप फिर भी उन्हें जल्दी निकाल सकते हो। हालांकि यदि कॉमर्स की भाषा में कहें तो तरलता की परिभाषा वो होती है जिसे 1 साल से कम अवधि में आप लिक्विड के फॉर्म में लेके आ सकते हो, लेकिन यहां तो बहुत बड़ी बात होगी। M3 की जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए, और विच मेथड मोस्टली यूज्ड बाय RBI, वो M3 होता है। और M3 क्या होता है, M3 होता है कि M1 के अंदर, यानी कि जितनी करेंसी इशू कर रखी है, ठीक है, और जो बैंकों के डिमांड डिपॉजिट है, उसके साथ साथ हमने बैंकों के टाइम डिपॉजिट भी जोड़ दिए, यानी जितनी करेंसी इशू कर रखी है प्लस प्लस हमने उसमें क्या जोड़ दिया, बैंकों के सारे डिपॉजिट जोड़ दिए। RBI वाले तो आ ही जाएंगे, यदि आप मोटे तौर पर RBI को भी एक बैंक मान लो, तो ये है, इसको हम ब्रॉड मनी कहते हैं। याद कर लेना, ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखो, ये बैंक रेट वगैरह वाली बात है, RBI के क्या काम है, ये मैं आपको करवा चुका हूं, ये रिटर्न फॉर्म में आ रहा है तो ये आप कर लोगे। इसके बाद देखो, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बजट कराया था, उसमें मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था, है ना। तो एक बार मैं इसको छोड़ रहा हूं, टाइम मिला तो अब दोबारा बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि विकास की हम बात करते हैं, विकास का सही मतलब है कि देश के हर नागरिक का विकास हो, हर सिटीजन का डेवलपमेंट हो, उसी को सही डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे इंडिया में GDP को मापा जाता है, एक ऐसी कंट्री है जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को नापता है, बताओ वो कौन सी कंट्री है जो GDP की बजाय ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को नापता है? वो देश है, कमल जी बता रहे हैं, वो देश है भूटान। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हम GDP के पैराडॉक्सेस देखते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, GDP की डेफिनेशन क्या है? एक देश में एक साल के अंदर उत्पादित होने वाली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जोड़। ठीक है, मैं कहता हूं कि आप, कि कोई आदमी हॉस्पिटल में गया, वहां पर उसने 1 लाख रुपए की दवाइयां ली और इलाज लिया,
हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, बताओ इससे जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा? हॉस्पिटल ने सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं, हॉस्पिटल ने सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं, जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा? आप कहोगे सर जीडीपी बढ़ेगा। इसका मतलब हॉस्पिटल में आपने सर्विसेज प्रोड्यूस करी, जीडीपी बढ़ गया। इसका मतलब कोरोना के अंदर तो जीडीपी बहुत बढ़ रहा था, बहुत विकास हो रहा है देश का, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है यहाँ तो जीडीपी तो बहुत अच्छी चीज है इसका मतलब। और देखो, आपने एक माइनिंग का प्रोजेक्ट चलाया, माइनिंग का प्रोजेक्ट चला करके आपने किसी जंगल को पहले सारा साफ कर दिया, सारे पेड़ पूड़ काट दिए, उन पेड़ों को आपने मार्केट में बेच दिया, बताओ जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा? जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा? आप कहोगे सर ट्रीज को काट कर बेच दिया, इससे तो जीडीपी बढ़ गया सर, इससे तो जीडीपी तो बहुत अच्छी चीज है इसका मतलब। और देखो, किसी कंट्री के अंदर लड़ाई छिड़ गई और वहां पर बंदूकें बन रही हैं बहुत सारी, बम बन रहे हैं बड़े बड़े और मिसाइलें बन रही हैं और उनकी बिक्री बहुत हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? वॉर की सिचुएशन में भी क्या हो रहा है? जीडीपी तो बढ़ रहा है आपका। तो क्या जीडीपी के बढ़ने से इन तीनों केसेस में देखा जाए तो हैप्पीनेस बढ़ रही है? हैप्पीनेस तो नहीं बढ़ रही ना, आदमी के लाइफ की क्वालिटी तो कम होगी इसमें। इसका मतलब हॉस्पिटल में जाकर के आपका जीडीपी बढ़ गया, ट्रीज के कटने से भी जीडीपी बढ़ गया, लड़ाई के लिए आपने असला खरीद लिया तो जीडीपी बढ़ गया। इसका मतलब जीडीपी जो है, पैसा, पैसे के रूप में हर चीज को नापना, ये एक सही इंडिकेटर नहीं है किसी कंट्री की ग्रोथ को नापने का। इसलिए इंडिया ने, हालांकि वर्ल्ड लेवल पर ही ये नया इंडेक्स लाया गया था 90s 80 मतलब 1980 के दशक के अंत में, जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि आपके डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट करने से ह्यूमंस की लाइफ की क्वालिटी पे क्या असर हुआ, उसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और आपसे सिर्फ इतना पूछ लेता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसके कितने कितने पैरामीटर हैं? उसके 3 पैरामीटर हैं, देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला तो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा बोलते हैं इसको, हिंदी में मिल जाएगा आपको, जीवन प्रत्याशा। मतलब आपके वहां लोगों की एवरेज एज कितनी है, 60 साल है, 66 साल है, 70 साल है। इसके अलावा लोगों की एजुकेशन का लेवल क्या है, लोग कितने साल तक स्कूल में जा रहे हैं। ज्यादा डिटेल से तो क्या करना है, इंटरव्यू तो है। इसका मतलब उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी मापा गया है, नॉलेज को भी नापा गया है, और तीसरा इनकम को भी नापा गया है, ग्रोस नेशनल इनकम, रुपए को भी नापा है। लेकिन अकेले इसके बेसिस पर, ग्रोस नेशनल इनकम के बेसिस पर कोई इंडिकेटर नहीं बना दिया, इन तीनों फैक्टर्स को मिला करके ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया। इसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आजकल चल रहा है, संधारणीय विकास, सस्टेन करना। सस्टेन करना मतलब रख सकना, संधारित कर सकना, ऐसा डेवलपमेंट जो कि सस्टेन किया जा सकता है, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच कैन बी सस्टेन्ड। अब देखो, डेवलपमेंट तो यहां भी हो रहा है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? नहीं है। ये कितने टाइम तक आप पेड़ काट लोगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे, लोगों की लाइफ खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये जो डेवलपमेंट था जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं था। इट कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसी तरह से हॉस्पिटल, लोगों की लाइफ खराब है, खांस रहे हैं लोग, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। अब 2015 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है। 2015 में 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने 2016 से 30 तक की अवधि के लिए
कौन से पीरियड के लिए? 2016 टू 2030 के लिए कुछ गोल्स दिए थे, कुछ गोल्स दिए थे, और वो गोल्स कितने गोल हैं? 17 हैं, जिन्हें कहा जाता है एसडीजीज, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, संधारणीय विकास लक्ष्य। इन गोल्स के आगे सब गोल्स हैं, लेकिन वो आपके काम के नहीं है, आपको ये गोल्स याद होने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या आपको याद है या मैं याद कराऊं? यदि एक भी स्टूडेंट कहता है, एक दो स्टूडेंट कहते हैं कि याद करवा दो, तो मैं याद करवा देता हूँ। यदि आपको याद है, मेंस में याद किया था, तो कोई बात नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं करवा दो, तो चलो मैं याद करवा देता हूं आपको। देखो, कोई भी चीज आपको याद करनी हो ना, उसके लिए कुछ तुक्के बनाने बहुत जरूरी हैं। और वो तुक्के देखो मैंने ऐसे बना रखे हैं, आप यूं लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे तुक्के थोड़ा पंजाबी में भी होते हैं बीच में। 1 सन 2 शू 3 ट्री 4 डोर 5 नाइफ 6 विक्स 7 हेवन 8 प्लेट 9 वाइन 10 hen 11 जो होता है उसमें एक वर्ड निकल के आ रहा है लवण। लवण हम नमक को भी बोल देते हैं, ठीक है? तो इसमें आप नमक को याद कर लेना, ठीक है? 12, इसके लिए हम शेल्फ को याद कर लेते हैं, मैं अभी सारा सिखा दूंगा आपको। 13 कर लो मोर्टीन। 14 का मतलब फोल्डिंग कर लो, ये एक बार नोट कर लेना। 15 लिफ्टिंग। 16 मतलब सांस 3 कर लो इसको, 16 3 सांस आपस में बैठी हैं। 17 का मतलब कैंटीन। मैंने ना 100 तक इस तरह के तुक्के बना रखे हैं, 100 तक ऐसे तुक्के मैंने बना रखे हैं। जब मुझे कोई भी चीज याद करनी होती है तो मैं कुछ नहीं करता, इन चीजों से उनको रिलेट कर देता हूं। मैं एक बार आपको बोलने के लिए कहूंगा, जहां पर मैं आपको कभी 1 बोलूंगा तो 1 का मतलब सन होता है, 2 का मतलब शू होता है, शू का मतलब जूता, 3 का मतलब ट्री पेड़, 4 का मतलब डोर, 5 का नाइफ यानी कि चाकू, 6 का मतलब विक्स, 7 का मतलब हेवन, 8 का मतलब प्लेट, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, 9 का मतलब वाइन शराब, 10 का मतलब हैन। चलो मैं आपको एक चीज इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं अभी 5-1 मिनट में। देखो, मान लो आप किसी दिन मार्केट गए, मान लो आप किसी दिन मार्केट गए, आपका मम्मी पापा ने बोला कि कुछ सामान लेकर के आइए, उन्होंने कहा कि आप शर्ट लेके आना, आपने 1 नंबर पे क्या लिख दिया? शर्ट। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सन के अंदर आपने क्या सुखाई है? शर्ट सुखाई थी। जहां पर भी आपको 1 को याद करना है, 1 का मतलब सन है, सन के नीचे शर्ट है, ध्यान रख लेना। सन के नीचे शर्ट सुखा दी हमने। 2 का मतलब शू, मान लो उन्होंने आपको कहा कि तुम बॉल लेके आना, बॉल, तो बॉल आपने कहां डाल दी? जूते के अंदर डाल दी। जूते के अंदर क्या डाला? बॉल डाली है। तीसरा उन्होंने कहा कि कैलकुलेटर लेके आना, आपने 3 का मतलब ट्री होता है, तो ट्री के ऊपर आपने कैलकुलेटर टांग दिए बहुत सारे। ट्री के ऊपर क्या टांगे? कैलकुलेटर टांगे, ध्यान रखना। चौथे नंबर पे उन्होंने आपको कहा कि पोस्टर लेके आना, पोस्टर। पोस्टर का मतलब हो गया कि कोई चिपकाने के लिए दीपावली पे पोस्टर लेके आते हैं, आपने वो पोस्टर ला करके कहां चिपका दिया? डोर के ऊपर चिपकाया है, ठीक है? ध्यान रखना। 5वें नंबर पर आपको कहा कि चाकू लेके आना, चाकू तो इसका मतलब है, और उन्होंने आपको कहा कि तुम ऐसे करो, मार्केट से क्या लाओगे? कोई कोई चीज बोल देते हैं, लो साबुन लेके आना, सोप लेके आना। आपने साबुन को किससे काट दिया? नाइफ से काट दिया।
फिर आपको कहा कि पेप्सी लेके आना, आपने पेप्सी के अंदर क्या डाल दी, विक्स। विक्स को कहां डाला, पेप्सी के अंदर। फिर आपको कहा कि तुम ऐसे करना, लाइट लेके आना, बल्ब लेके आना है। तो आपने कहा कि हेवन, स्वर्ग के अंदर लाइटें जग रही हैं, बहुत सारी रोशनी है। इसी तरह से आपको कहा कि ये पेन लेके आना, बहुत सारे पेन। तो आपको यही ध्यान रखना है कि प्लेट के अंदर क्या रखने हैं, पेन रखने हैं, प्लेट के अंदर पेन डालने हैं, ध्यान रखना। 8 का मतलब प्लेट है, 8 को हमने प्लेट से लिंक कर दिया और प्लेट के अंदर पेन डाल दिए, ध्यान रख लेना। फिर आपको कहा कि बोखर लेके आनी है बाजार से, झाड़ू। और वाइन जो होती है, वाइन, वाइन को आपने झाड़ू से बाहर फेंक दिया, झाड़ू। इसी तरह से एक आपको कहा कि स्टेपलर लेके आना। तो आप ये मान लो कि एक मुर्गी बहुत ज्यादा बोल रही थी, आपने उसका मुंह स्टेपलर से बंद कर दिया, हैन। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ आपके पापा ने आपको क्या लाने के लिए कहा था, 1 नंबर पे क्या लाने के लिए कहा था, 1 नंबर पे क्या लाने के लिए कहा था, बताइए। 1 सन, सन के नीचे क्या था, सन के नीचे थी शर्ट, ठीक है, शर्ट थी। 2 शू, 2 शू, शू मिलता जुलता है ना वर्ड। तो जूते के अंदर आपने क्या डाला था, बॉल डाली थी। 3 था ट्री, 3 था ट्री, और ट्री के ऊपर क्या थे, बहुत सारे कैलकुलेटर थे, इसका मतलब कैलकुलेटर थे। 4 था डोर, डोर के ऊपर अपनों ने क्या चिपकाया था, डोर के ऊपर अपनों ने चिपकाया था पोस्टर, ठीक है। 5 था नाइफ, 5 था नाइफ, और चाकू से आपने क्या काटा था, चाकू से साबुन काटा था, साबुन लाने के लिए कहा था। 6 को अपनों ने विक्स से याद कर रखा है, तो विक्स में क्या था, विक्स कहां डाली थी, पेप्सी के अंदर विक्स डाल दी थी। 7 हेवन था, हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग, और स्वर्ग के अंदर लाइट लगाई थी, तो लाइट्स लेके आनी थी। इसके बाद हम बात करते हैं 7 हेवन। 8 प्लेट, प्लेट के अंदर बहुत सारे पेन थे। 9 था वाइन, वाइन का मतलब क्या था, 9 का मतलब था वाइन, और वाइन को झाड़ू से फेंका था, झाड़ू लेके आनी है। और 10 था हैन, हैन का मतलब है मुर्गी, और मुर्गी के आपने क्या करा था, स्टेपलर लगाया था, तो स्टेपलर लेके आना था। अब इसको इससे याद करो, देखो 1 है सन, 1 को सन से याद कर रखा है ना, तो सन के नीचे क्या है, सन के नीचे बहुत सारे गरीब लोग मजदूरी कर रहे हैं, गरीब, गरीब। तो फर्स्ट गोल इज नो पॉवर्टी, कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए 2030 तक। 1 सन था। 2 शू, 2 शू, तो सेकंड गोल है 0 हंगर। तो आप ऐसे करो, जूते के अंदर रोटी डाल दो, क्योंकि रोटी से भूख मिट जाती है। तो 2 शू, सेकंड गोल इज रिलेटेड टू हंगर। ये आपके एग्जाम के अंदर कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है पिछले 5-6 सालों से, पिछले साल भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। 2 शू हो गया। 3 ट्री, ट्री का मतलब देखो, ट्री लगेंगे तो लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, इसका मतलब हेल्थ वाला गोल कौन सा है, तीसरा गोल है, संयुक्त राष्ट्र का तीसरा गोल स्वास्थ्य से संबंधित है। चौथा गोल 4 डोर, शिक्षा के डोर सबके लिए खोलने हैं, क्वालिटी एजुकेशन, फोर्थ गोल। 5 नाइफ, तुम अपना चाकू किसके हाथ में पकड़ा दो, महिलाओं के हाथ में, कि तुम हमसे भेदभाव करोगे तो हम भी तुम्हें बख्शेंगे नहीं, जेंडर इक्वालिटी है। 5 नाइफ। 6 का हमारा किससे याद किया हुआ है, 6 विक्स की गोली से याद किया हुआ है, विक्स की गोली। और विक्स की गोली हमने किस में डाल दी, पानी में डाली है यहां पर। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मतलब स्वच्छ जल, ये है हमारा छठा गोल। इसी तरह से 7वां गोल क्या है, 7 हेवन। और हेवन के अंदर तो देखो, ऐसे जब पिक्चर्स में भी दिखाते हैं हेवन, तो क्या होता है, गैस निकल रही होती है ऐसे, है ना, बहुत अच्छा सा माहौल बनाया होता है, 7 हेवन। तो क्लीन एनर्जी। इसके अलावा 8 प्लेट, 8 प्लेट का मतलब डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लेट में खाने का मौका सभी को मिले, होटलों होटलों में डिसेंट वर्क और सबकी ग्रोथ हो। 9 का मतलब है वाइन,
अब देखो इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं वो वाइन पीते हैं, तो इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास से संबंधित 9वां गोल है। 10th गोल है 10 क्या है, हेन। हेन, हेन का मतलब होता है मुर्गी, और यहां पर लिखा हुआ है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, असमानता का अंत, विश्व में असमानता नहीं होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि मुर्गी जो है ना, मुर्गी खाने का मौका सबको मिलना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ भी याद कर लो। इसी तरह से मैंने आपको 11, 12, 13 भी बताया, वो सारे याद कर लेना। 17 गोल है ये। तो जैसे 16 के लिए मैंने आपको सास 3 बताई थी, तो 3 सास हैं वो आपस में बात कर रही हैं क्या, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। कहती है कि हमारे घर पे शांति नहीं है, हमारी बहू लड़ती रहती है सारा दिन। तो पीस से संबंधित, शांति से संबंधित कौन सा गोल है, 16वां गोल है। सीधा गोल्स पूछे जाते हैं। एजुकेशन का गोल कौन सा है, चौथा गोल है। मैं आपसे पूछता हूं जेंडर इक्वालिटी का गोल कौन सा है, 1 2 3 4 5 बताइए कमेंट में। मैं पानी पीता हूं। जेंडर इक्वालिटी का गोल कौन सा है, 5वां गोल है। मैं आपको कह दूं हंगर से रिलेटेड गोल कौन सा है, हंगर से रिलेटेड गोल दूसरा है, क्योंकि सेकंड गोल ही तो था जिसमें आपने जूते में डाल दिया था। और मैं आपको कहता हूं गरीबी, गरीबी से रिलेटेड गोल कौन सा है, पॉवर्टी से रिलेटेड। पॉवर्टी से रिलेटेड गोल है हमारा पहला गोल है, क्योंकि सूरज के नीचे गरीब आदमी खड़े थे। ऐसे आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ये पढ़ लेना, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आपको दे दिया है। अब देखो हमारे 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं। देखो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं। 5 ईयर प्लान की हम बात करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे 5 ईयर प्लान आए, 5 साल की योजनाएं बनाई जाती थी, ठीक है। हमारे देश ने 5 ईयर प्लान जो थे वो कौन से देश से कॉपी करे थे, रूस से कॉपी करे थे, रशिया से कॉपी करे थे। 5-5 साल के हमने प्लान बनाए थे। तो पहला प्लान जो था, आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। सेकंड प्लान महाल नोबिस मॉडल पर बेस्ड था। इसके बाद आप जानते हो कि जब हमारा थर्ड प्लान था, उस समय 61 से 66 का टाइम था, तब हमारी लड़ाई होगी। पहले तो 62 में चीन से लड़ाई हुई, फिर पाकिस्तान से लड़ाई हुई, प्लान का भट्ठा बैठ गया, तो प्लान हॉलीडे आया 66 से 69 तक। उसके बाद फिर प्लान आया, 4th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान। इसमें इंदिरा गांधी जी का दौर आ गया। 4th 5 ईयर प्लान के अंदर आप जानते हैं कि क्या हुआ था, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, है ना। समाजवादी कदम उठाए गए थे, राजाओं की प्रीवी पर्स खत्म करी गई थी, राजाओं के विशेषाधिकार खत्म किए गए थे। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि 74 से 69 तक 5वां 5 ईयर प्लान था, लेकिन आप जानते हो कि 75 में इंडिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। इमरजेंसी के कारण देश का माहौल खराब हो गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी हार गई थी अपने चुनावों में। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, और उसने क्या किया था, उसने रोलिंग प्लान चलाया था, मतलब पहले वाले प्लान को खत्म कर दिया। ये एक एक साल के प्लान लेके आए थे 78 से 80 में। 80 के बाद दोबारा इंदिरा गांधी जी जीत गई थी, तो इस तरह से प्लान चले। और लास्ट जो हमारा प्लान था वो 12th 5 ईयर प्लान था, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका मोटो था फास्टर, इंक्लूसिव एंड मोर सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि तीव्रतर, समावेशी एवं अधिक संधारणीय विकास। तो ये 2012 से 17 तक था हमारा 12th 5 ईयर प्लान। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये डेफिनेशन पूछ लेता है इंटरव्यू में कई बार कि पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी रेखा क्या होती है। आप कहते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देखो हमारी जो पॉवर्टी लाइन है वो एनर्जी के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है, कैलोरी के हिसाब से बनी हुई है। यदि गांव में एक आदमी को एक दिन में 2400 कैलोरी की एनर्जी मिल रही है खाने से, इतना खाना वो खा पा रहा है कि उसको 2400 कैलोरी मिल रही है, तो उससे नीचे यदि उसको मिल रहा है तो वो गरीब है। 2400 कैलोरी। और शहरों की बात करें तो 2100 कैलोरी है। बाकी वैसे बहुत सारी डेफिनेशंस आई हैं। तेंदुलकर डेफिनेशन अलग थी, उसने 29 रुपए कहा था। तो आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है तो ये ध्यान रख लेना, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी के हिसाब से ये बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं, अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बेरोजगारी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको ये डायग्राम सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। देखो क्या होता है, एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो किसी सीजन में तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है लेकिन उस सीजन के बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। जैसे अभी सीजन चल रहा था किसका, पटाखे का, तो पटाखे के जो श्रमिक थे उनको मौसमी रोजगार मिला हुआ था लेकिन उसके बाद उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। इसके अलावा स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब आपकी इकोनॉमी में कोई मिसमैच है, आपकी इंडस्ट्री को कुछ चाहिए लेकिन जो आपकी लेबर फोर्स है उसके पास उसके लिए नहीं है। इस तरह का जो होता है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसके अलावा ये आप पढ़ लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक और वो पूछा जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, देखो छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है। छिपी हुई बेरोजगारी होती है जब कोई आदमी किसी रोजगार में लगा हुआ तो दिखाई देता है लेकिन उसके द्वारा काम में लगने से या उसके हटने से उसकी सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब काम में लग जाए तो भी ठीक है, ना लगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। अ पर्सन इज एंगेज इन ए वर्क बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है ये, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में 5 बंदे लग गए, एक बंदा चला भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये छिपी हुई बेरोजगारी होती है। इसीलिए हमारे बिहार इत्यादि से लोग जो हैं वो पंजाब की तरफ आ जाते हैं लेबर करने से, क्योंकि वहां घर पे उनका काम वैसे ही चल रहा है, वो ना भी हो तो भी काम चल जाता है। तो ये है। इसके बाद आप से पूछ लेता है, इसके बाद आपसे क्या पूछता है, सेक्टर्स पूछता है इकोनॉमी के, जिसका मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इकोनॉमी के हमारे आमतौर पर हम 3 सेक्टर्स मानते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, और चौथा है क्वाटरनरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर होता है जोर। वो एक्टिविटीज जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल निकालना, जमीन से मिनरल्स निकाल लिए, फार्मिंग, फिशिंग, ये सारे प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज हैं। सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के, वो है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होगी, है ना, कोई नई चीज हम बना रहे हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। जैसे किसी आदमी ने ये पेन बनाया, है ना। इसी तरह से तीसरा सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, जिसमें सेवा क्षेत्र आ जाता है। आप बैंक में लगने जा रहे हैं, वो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर है। इसी तरह से कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, ये सारा का सारा जो सेक्टर है ये टर्शियरी सेक्टर है। और अभी इंडिया में चौथा सेक्टर भी डेवलप हुआ है, वो है एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर, R&D का सेक्टर, नई नई रिसर्च करने का सेक्टर।
जैसे कि इसरो करता है, DRDO करता है। ये जो सेक्टर है, जो कंपनियां इन कामों में लगी हुई हैं, वो क्वाटरनरी सेक्टर है, क्योंकि यहां से जो चीज होएगी वो इनको भी चेंज कर सकती है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। यहां पर हमारा पूरा फोकस इंटरव्यू के ऊपर है, क्योंकि आपका इंटरव्यू है। अब ये भी पूछ लेता है कई बार कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। देखो, एक तो वो मजदूर है जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, एक वो मजदूर है काम वाली बाई जो आपके घर पे आकर के आपके घर में सफाई करके जाती है। बताओ, दोनों में से ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग हैं जो किसी ऐसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां पर उनको इंश्योरेंस, मेडिकल बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, और उनके कंट्रीब्यूशन के डेटा भी सरकार के पास जाते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें जो लेबरर्स होते हैं उनका वो स्मॉल या फ्रेगमेंटेड यूनिट्स में काम करते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड आमतौर पे सरकार के पास नहीं होता, ना ही उनको अपने एम्प्लॉयर के द्वारा मेडिकल जैसी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो जैसे ये काम वाली बाई वाला जो सेक्टर है इकोनॉमी का, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें कोई रूल नहीं बने हुए, ये वाला है। चलो जी, पढ़ लेना इसको। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ये आप सब जानते हैं, यानी कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय किसको जाता है? नॉर्मन बोरलाग और MS स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलाग और MS स्वामीनाथन, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत में अकाल पड़ गया था 1960 वाले दशक के अंदर, 64 में। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने लोगों को कहा कि मंगलवार को आप खाना मत खाया करो। उन्होंने अपने निवास में भी, प्रधानमंत्री आवास के अंदर भी उन्होंने फसलें उगा दी थी, है ना। और भारत में US से PL80 नाम का एक गेहूं आया था, काले रंग का गेहूं था। उन्होंने हमें गरीब देशों को दिया था कि तुम अपनी भूख मिटाओ। उसके बाद हमारे देश में ऐसा महसूस किया गया कि यदि हाई यील्ड वैरायटीज, HYV, हाई यील्ड वैरायटीज लेके आई जाएं, जिनकी यील्ड ज्यादा हो, तो हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और फार्म मैकेनाइजेशन कर दिया जाए, कृषि यंत्रीकरण किया जाए, तो हमारे देश का जो नॉर्थ पार्ट था उसको इसके लिए सूटेबल माना गया। तो जिसमें कि हमारा पंजाब, हमारा यूपी, ये वाला जो एरिया है, यानी कहने का मतलब गंगा जमुना का जो दोआब है, ये सारे एरिया को इसके लिए उपयुक्त माना गया। और बहुत सारे सरकार ने एफर्ट्स करे, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले कौन थे? MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में जो ये कंसेप्ट लाए थे, नॉर्मन बोरलाग लाए थे। नॉर्मन बोरलाग की आप ये देख लो कि एक आदमी ने ऐसा पौधा बनाया, ऐसे पौधे बनाए जिसकी यील्ड कितनी ज्यादा थी, 20 गुना, 50 गुना यील्ड ज्यादा होगी। यील्ड का मतलब उत्पादकता, प्रोडक्शन। एक पौधे से मान लो कि 1 किलो निकल रहा था तो 10 किलो निकलने लग गया। तो इस साइंटिस्ट ने कितने लोगों की भूख मिटा दी। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और MS स्वामीनाथन की बेटी का नाम बताओ क्या है? MS स्वामीनाथन की बेटी का नाम बताओ, वो भी चर्चा में भी थी। MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन कमेटी सुना होगा आपने, किसान भी कहते हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट्स जारी लागू करो, वो यही स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन जी की बेटी है ना जो भी उसमें, किसमें है? नहीं पता आपको? स्वामीनाथन जी की बेटी IMF में है या किस में है? IMF में तो गीता गोपीनाथ है, अभी तो उसको कुछ मिला है। स्वामीनाथन, ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं डॉटर। आप देख के बताइए नेट पे मुझे, मैं तो भूल गया हूं।
सौम्या स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन, ये IMF में नहीं है, ये WHO में थी। ये सौम्या स्वामीनाथन जो है ना, ये उनकी बेटी है, सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, ये रही सौम्या स्वामीनाथन। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी रही हैं और चीफ साइंटिस्ट भी रही हैं सौम्या स्वामीनाथन। ये MS स्वामीनाथन की बेटी हैं। इनकी वाइफ को भी कुछ हुआ था अभी, वो भी आप देख लेना। चलो एक चीज आपसे और पूछ लें, इकोनॉमी का तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि भारत के ऐसे कौन कौन से लोग हैं या कौन सा व्यक्ति है जिसको अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया है? बताइए, उन दोनों के नाम बताइए। 2 लोग हैं, चलो मैंने बता दिया। एक तो है अमर्त्य सेन, और दूसरे कौन है? एक तो अमर्त्य सेन है, दूसरे कौन है? अभिजीत बनर्जी। इनको भी 1-2 साल पहले ही मिला है। ये दोनों के नाम याद होने चाहिए आपको। इसके अलावा ये होगी ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद आती है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड, ये दूध से संबंधित थी, और ये लाने वाले कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। वर्गीज कुरियन, अमूल, और आप सब जानते होंगे। और ये सारी क्रांतियां दी हुई हैं, याद कर लेना। उसका कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको ये पता चल जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप जानते हैं क्या होती है। 1-2 बातें अब आपको और बतानी है, वो आपको बता देते हैं। अब देखो, हमने पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को पकड़ा, कुछ बेसिक बेसिक बातें सीखी। अब देखो, वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, 1939 से 44 तक क्या चला? 1939 से 44 तक क्या चला था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली, पूरे विश्व को तबाह कर दिया गया। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई, कहां पर हुई? ब्रेटन वुड्स में हुई थी। ठीक है, ये देखो, 1 मिनट रुकिए, यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाते हैं। ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह पर एक कॉन्फ्रेंस हुई कि पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट को कैसे शुरू किया जाए। ये जो इतना नुकसान हो गया है, अब हमने लड़ाइयां लड़ ली, आओ अब कुछ शांति की बातें करते हैं, पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस से 2 संस्थाएं बनी। वो 2 संस्थाएं कौन सी हैं? एक तो IMF है और एक IBRD है। IBRD को हम वर्ल्ड बैंक भी बोल देते हैं। इनको बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। ब्रेटन वुड्स के जुड़वा बच्चे किनको कहा जाता है? IMF और IBRD को कहा जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ही इनको बनाया गया था। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IBRD का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद IMF की आप बात करो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप सब जानते हैं कि IMF के अंदर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक बास्केट होती है, इसमें SDRs होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। इसका मेंबर बनने के लिए इसके अंदर कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं। वो पैसे रुपए डॉलर वगैरह में नहीं कराने पड़ते। वहां पर एक यूनिट चलती है जिसको कहा जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये जो SDR होते हैं, ये 5 कंट्रीज के करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और वो 5 करेंसियां कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो है डॉलर, एक है यूरो, और है जापान का येन, चीन का रेनमिनबी, और अगली है पौंड। इन पांचों के आधार पर SDR का रेट डिसाइड किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के ग्रुप की। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे पहला तो है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों को मिलाकर के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। इसके अलावा इसमें IFC, MIGA और ICSID भी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ठीक है, ये बहुत ही सस्ती दरों पे लोन देता है या फ्री में भी लोन दे देता है। तो आईडीए तो बहुत ज्यादा गरीब लोगों से होता है। आईबीआरडी में भी, जैसे कहते हैं ना इंडिया में भी वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला है, तो अक्सर वो पैसा आईबीआरडी से आता है, ठीक है। ये इसके 5। और यदि किसी ने वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर शामिल होना है, तो उसको पहले आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ता है, ये इसकी शर्त है, ठीक है। चलो जी, ये सारा आपको पता होगा, ज्यादा लंबे चौड़ा नहीं करना। इंटरव्यू की तैयारी है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए काम करता है। फ्री ट्रेड, बताओ ये कौन सी इकोनॉमी से रिलेटेड है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित। आप यदि डब्ल्यूटीओ के अंदर आ गए तो डब्ल्यूटीओ आपको कहेगा कि ये व्यापार करने पे तो कोई प्रतिबंध होने ही नहीं चाहिए, आप बस बाहर से जो भी सामान आ रहा है उसको आने दो अपनी कंट्री में, ठीक है। तो इसके कुछ इस तरह के होते हैं, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को प्रमोट करना, लिबरलाइज करना, ये इसका एम है। और इसने गाट को रिप्लेस किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे वर्ल्ड बैंक है वैसे एशिया का भी एक डेवलपमेंट बैंक है जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस के अंदर है, ठीक है, मनीला में। एडीबी जो है ये जापान ने स्टार्ट किया था, तो जापान का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और इसका जो चेयरमैनशिप है वो हमेशा किसके पास रहती है? जापान के पास रहती है। फिर आता है आसियान। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की कंट्रीज याद करने का तरीका क्या है? बीपीएल, टीवी, मिम्क्स। बीपीएल, टीवी, मिम्क्स मतलब ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया एंड सिंगापुर। बीपीएल, टीवी, मिम्क्स, दीज आर द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नक्शे में आपको साउथ ईस्ट में मिलती हैं ये सारी कंट्रीज, ये है। तो मैंने सिर्फ वो बातें डिस्कस करी हैं अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। हमने ज्यादा मैक्रो इकोनॉमी पे फोकस करा है, माइक्रो में जो डिमांड के कर्व्स हैं, इलास्टिसिटी है, वो सारा इसमें दिया हुआ है। आई थिंक वो आप कर लेंगे। वो बातें जो इंटरव्यू के अंदर एक बंदे से पूछी जाती हैं वो हमने डिस्कस इसमें करी हैं। पीडीएफ अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेना क्योंकि आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हो, इतना नॉलेज आप सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास के सेशंस को बिल्कुल भी मिस ना करिए। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू के टाइम पे हमें याद आए कि हम लगा लेते तो एक आधी बात और बोल देते इंटरव्यू में। पढ़ लो, कोई भी हमें कमजोर कड़ी नहीं देखनी। एक जंजीर की शक्ति उसकी सबसे कमजोर कड़ी की शक्ति के बराबर होती है। यदि उसकी कमजोर कड़ी बहुत ज्यादा कमजोर है तो वो टूट जाएगी। और इंटरव्यू के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी एक क्वेश्चन का किसी को आंसर नहीं आया तो वो बच्चा घबरा जाता है, फिर उसको जिसके आंसर आते होते हैं उसके भी नहीं आते, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है वो अच्छे ढंग से तैयार होना चाहिए। हाँ जी, जो कॉमर्स के हैं को हो और इकोनॉमिक हो तो सारा, हाँ, कॉमर्स वालों को इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए, इनसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन और है, मैं पढ़ लूं वो क्या है। अकाउंट्स करवा देंगे, देखो अकाउंट्स मैं भी करा दूंगा, लेकिन मेरे से ज्यादा अकाउंट्स की जो है ना वो पुनीत सर आपको ज्यादा बढ़िया करा देंगे, क्योंकि पुनीत सर ने तो अकाउंटेंसी पढ़ाई हुई है, ठीक है। मैंने तो डिपार्टमेंट में काम करते हुए सीखी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो मैं भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं सर को बोलूंगा कि अकाउंटेंसी आपको सर करा देंगे। अकाउंट्स के क्वेश्चन आपको मिल गए? नवनिंदर बताइए, आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे अकाउंट्स के, कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, वो मिल गए क्या?
अकाउंटेंसी के क्वेश्चन नहीं मिले तो मैं सर को बोलता हूँ कि वो दोबारा भेज देंगे। अकाउंट्स के तो सबसे पहले ही दे दिए थे, तो वो आपको सर दोबारा भेज देंगे। आप उस नंबर जो मैंने बताया था 9413372310 पर आप एड में इंटरव्यू लिख के भेज दीजिए, तो सर आपको वो भेज देंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।